सो गाइस, आज का फ्रेमवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था डैश के बारे में, जहाँ पे मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट की छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी। आपको प्लानर अभी तक मिल चुका होगा। आपको ये भी समझ में आ चुका है कि डेली पढ़ाई कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपको समझ में नहीं आई हैं, जिसकी डिटेल्स पे हम लोग अभी तक नहीं गए हैं। आपको याद होगा मैंने फियर और चैलेंजेस के बारे में बातें करी थी, जहाँ पे बड़ा डिप्रेशन वाला माहौल बन गया था कि अरे ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, घर पे आते होमवर्क नहीं होता है। और जब होमवर्क नहीं हो पाता है तो कैसे मेंटल एग्जॉशन आता है और वो आगे दूसरी चीज़ों को किस तरीके से लीड करता है। मतलब मेंटल एग्जॉशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें लीड होती हैं, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें लीड होती हैं। तो उसके लिए हमने एक नया फ्रेमवर्क बनाया है ताकि हम उन सब चीज़ों को हैंडल कर पाएँ, और इस फ्रेमवर्क का नाम है स्पिन। स्पिन है स्पीड एंड प्रिसीजन इनिशिएटर। ठीक है, देखो स्पीड एंड प्रिसीजन इनिशिएटर का मतलब क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। होता क्या है यार, देखो पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूँ। हम में से बहुत सारे, मतलब आप में से बहुत सारे बच्चे, मैं हम में से इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब मैं प्रिपेयर करता था तो बिल्कुल इसी तरीके की फीलिंग मेरे पास आया करती थी। तो होता क्या था, जब मैं प्रिपरेशन करता था तब मैं पढ़ता तो बहुत था, ठीक है, बहुत बार ऐसे फ्रस्ट्रेशन, अप एंड डाउन, मेंटल एग्जॉशन, ये सब चीज़ें आती थी। तो धीमे धीमे करके मैंने बुक से, कभी अपने दोस्तों से, कभी उन बच्चों से जो टॉप करते थे उन लोगों से ये सब चीज़ें सीखी। टाइम टाइम मैनेजमेंट तक मैं पहुंच चुका था काफ़ी अच्छा। अब टाइम मैनेजमेंट पहुंचने के बाद क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट में पहुंचने के बाद हम ये तो प्रैक्टिस करते हैं कि हाँ 1 घंटे में 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, 1 घंटे में 25 क्वेश्चन हो रहे हैं, ये काम करना हम शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा जो एग्ज़ाम का परफॉर्मेंस होता है उसमें जब हम 100 क्वेश्चन करके आते हैं तो पता चला 50 सही है, 60 सही है, मतलब 40-40 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। और पहली बात, दो तरीके के डिप्रेशन वहाँ पे से स्टार्ट होते हैं। एक डिप्रेशन ये होता है कि हमारी स्पीड अच्छी नहीं है, और दूसरा डिप्रेशन ये होता है कि हमारा जो एक्यूरेसी है वो भी अच्छा नहीं है। तो ये जो स्पीड और एक्यूरेसी का पंगा है, इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से सुनना। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी पहला पहला पॉइंट समझना। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि होमवर्क पे जाने से पहले, जब भी आप होमवर्क करने जा रहे हो, जब आप सॉल्व करने जा रहे हो, चाहे वो मैथ्स हो या फिजिक्स हो या एप्टीट्यूड हो, जब भी आप सॉल्व करने जा रहे हो, होमवर्क करने जा रहे हो, तो जिस भी टॉपिक का होमवर्क करने जा रहे हो उसको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करो। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम जो क्लास में पढ़ते हैं उसको घर पे आकर के एक बार भी रिवाइज नहीं करते और सीधे होमवर्क पे पहुंच जाते हैं। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जब भी ऐसा होता था तो हम 1 घंटे बैठते थे, 4-5 क्वेश्चन सॉल्व होते थे। 2 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठे, तो ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब 10-15 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पाते थे, और यही मेंटल एग्जॉशन का सबसे बड़ा कारण होता था। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ। जब भी आप होमवर्क करने जाओ, भले ही आपको क्लास में कितना ही अच्छा क्यों ना समझ में आ गया हो, और ये मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ये रिसर्च है। अगर आप बुक्स और रिसर्च पढ़ोगे ना, जो लोग एजुकेशन सिस्टम पे काम करते हैं, मैं उनकी रिसर्च पढ़ करके ही आपको बता रहा हूँ। अगर आप उनकी रिसर्च पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब आप किसी टॉपिक को क्लास में पढ़ते हो, जब किसी एक टीचर ने आपको बहुत अच्छे से समझाया और आपको क्लास में 100% समझ में आ गया, उसके बाद भी आपको घर पे आने के बाद उसको एक बार, एटलीस्ट एक बार रिवाइज करना होता है। तो रिवीजन का प्रोसेस क्या होता है कि घर पे आने के तुरंत बाद एक बार रिवाइज करो, दूसरी बार 1 दिन के बाद, तीसरी बार 1 वीक के बाद, और चौथी बार 1 महीने के बाद। अगर आपने ये 4 रिवीजन कंप्लीट कर लिए तो उसके आपके दिमाग में रिटेन होने के चांसेस, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के रिटेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप घर पे आकर के पढ़ाई कर रहे हो या घर पे ही रह करके पढ़ रहे हो, मान लो आपने आप किसी का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर उठाया, आपने जब उसको पढ़ा, तो जब आप पढ़ रहे हो ना, जब जब वीडियो देख रहे हो, उसी दौरान अपने नोट्स बनाते जाओ, इंपॉर्टेंट नोट्स। नोट्स टेकिंग के ऊपर भी अगर आप चाहते हो कि सर एक वीडियो होना चाहिए नोट्स टेकिंग के ऊपर, कि हमें नोट्स कैसे लेने चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को तो नोट्स ही नहीं लेने आते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, एकदम हवाबाजी, रफ। एक तो नोटबुक इतनी गंदी होती है ना, मतलब ऐसा, कुछ पेपर तो ऐसे काले काले से होते हैं, ऐसा लगता है घोड़े की लीद से बनी हुई नोटबुक है वो, इतनी गंदी नोटबुक लेते हैं। नोटबुक अच्छी लो यार, अपने कपड़े अच्छे लेते हो, फोन अच्छा लेते हो ना, तो नोटबुक भी अच्छी लिया करो। और दूसरी बात ये कि वो जब नोटबुक पे आप काम करते हो तो नोट्स कैसे लेने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग नोट्स ऐसे इतने गंदे नोट्स बनाते हैं, ऐसा लगता है कि कोई नाली में से चींटी निकल करके नोटबुक पे चल के चली गई हो, इतने गंदे नोट्स बनाते हैं। समझ ही नहीं आएगा, अपने नोट्स देख करके खुद नहीं समझ पाते हैं कि क्या बनाया है। भाई जब तुम समय लगा ही रहे हो, 1 घंटे का या 1.5 घंटे का वीडियो देख ही रहे हो,
2 घंटे का टाइम लगा ही रहे हो तो थोड़े से ढंग से नोट बना लो। अगर नोट्स थोड़े ढंग से बना लोगे तो उसके बाद आपको समझने में आसानी रहेगी। तो जब भी जैसे माना कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना शुरू किया, तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की एक एक चीज़ के नोट्स बनाऊंगा कि आयोटा क्या है, उस आयोटा से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स क्या है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या है, हर एक चीज़ का नोट। अगर मुझे लगेगा कि नहीं भाई ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, डालो। ये एग्जाम्पल IMUCT में आ चुका है, उसको भी डालो। ये वाला एग्जाम्पल एंग्लो ईस्टर्न में आ चुका है, उसको डालो। ये सारी चीज़ें आपके नोट्स में होनी चाहिए। अब जब लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, देन गो थ्रू इट, पूरा का पूरा नोट्स एक बार प्रॉपरली गो थ्रू करो। प्रॉपरली गो थ्रू करने का मतलब ये है कि आप उसको इतनी अच्छी तरीके से, इतने फोकस के साथ ग्रास्प करोगे कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये वाला कंसेप्ट कौन से पेज पे लिखा हुआ है, तो आप मुझे बता पाओगे यहां लिखा हुआ है। अगर आपको एक बार रिवाइज करने में इतनी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही तो 2 बार करो, 3 बार करो, लेकिन होमवर्क पे जाने से पहले एक थॉरो रिवीजन करो। आप में से हो सकता है बहुत लोगों को लग रहा हो सर ऐसा क्यों करना है। ऐसा इसलिए करना है भाई, आप ऐसे सोचो, मैं आपको ऑन पेपर क्लास में बोर्ड पे ये सिखा दूं कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है। अगर 130 की स्पीड से बॉल आएगी, 140 की स्पीड से बॉल आएगी, और अगर वो गुड लेंथ होगी तो उसको कैसे खेलना, ऑन पेपर सब समझ में आ गया। लेकिन जब ग्राउंड पे जाओगे ना, जब ग्राउंड पे जाओगे और वो भी इंटरनेशनल मैच में डायरेक्टली घुसने की कोशिश करोगे, तो बॉल कब कहाँ से कहाँ निकल जाएगी कुछ नहीं पता चलेगा। समझ में आ रही है बात। इसलिए नेट प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो जब आपने उसको देख लिया तो नेट प्रैक्टिस का मतलब है क्विक रिवीजन, 1 बार रिवीजन, 2 बार रिवीजन, और फिर होमवर्क पे जाओ, और होमवर्क पे जाने के बाद फिर टेस्ट पे जाओ। तो रिवाइज करना क्यों बहुत ज़रूरी है आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ याद कर लो, एक 2 बच्चे हैं, एक बच्चा जो डेली नई 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 बुक पढ़ता जा रहा है, ठीक है, या उसने आज NCERT करी, कल RD शर्मा करी, परसों कुछ किया था। एक बच्चा जो प्रॉपरली रिवाइज करता जा रहा है। इन दोनों में किसके ग्रो होने के चांसेस है? जो रिवाइज कर रहा है। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में चीज़ें सेटल डाउन नहीं होंगी तब तक आप ना उसको अप्लाई कर पाओगे और ना उससे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इसलिए रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो, होमवर्क करने जाते हो, तो टेस्ट की तरह करो। 1 घंटे का टाइमर सेट कर लिया, आधे घंटे का टाइमर सेट कर लिया, और जो आपकी स्पीड है, पहले अपनी स्पीड टेस्ट करो कि मेरी स्पीड कितनी है, 1 घंटे में मैं कितने क्वेश्चन कर पाता हूँ, पहले अपनी स्पीड टेस्ट कर लो। मान लो आपकी स्पीड आती है 1 घंटे में आप 10 क्वेश्चन कर पाते हो, तो उस 10 क्वेश्चन को एज रियलिटी एक्सेप्ट करो कि हाँ भैया 10 मेरी स्पीड है, मुझे 10 से 40 तक जाना है। कैसे जाए? 10 से डायरेक्टली 40 तो जा नहीं सकते, तो 10 से पहले 11, 12, 13 ऐसे कर करके बढ़ाओ, धीमे धीमे बढ़ाओ, ठीक है, हमेशा। और जब भी अपना होमवर्क आप कंप्लीट करोगे, 1 घंटा जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो ये नहीं कि तुरंत दूसरे घंटे पे पहुंच गए और फिर से ना 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 ना। 1 घंटा कंप्लीट करने के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक लो। उस 15 मिनट के ब्रेक में देखो, अगर आपने 20 क्वेश्चन का टारगेट रखा था तो 20 में से 10 हुए, रिमेनिंग 10 क्यों नहीं हुए, उनमें कौन सा कंसेप्चुअल मिस्टेक था, ठीक है, एक कौन सा कंसेप्ट था जो आपको नहीं आ रहा था, जो 10 आपने किए उसमें से कितने गलत हैं, कितने सही हैं, जो गलत है वो क्यों गलत है, इसको हम बोलते हैं एनालिसिस। तो 15 मिनट की कम से कम आपको एनालिसिस करनी है। उस 15 मिनट की एनालिसिस में आपको क्या करना है, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, जो गलत हुआ वो क्यों गलत हुआ, और क्या नहीं हुआ, और जो नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ। ये 5 क्वेश्चन अपने दिमाग में बिठा लो। ये 5 क्वेश्चन आपको उस 15 मिनट में पूछने हैं। जैसे ही आप पूछोगे तो आपको बहुत सारी नई नई चीजें मिलेंगी। जो भी नई चीजें मिलेंगी, जो नए कंसेप्ट मिलेंगे, जो नया फॉर्मूला मिलेगा, उसको अपनी फॉर्मूला बुक में आप ऐड करते जाओ। क्योंकि जब आप इसको रिवाइज करोगे ना, आखिरी जब आपका एग्जाम आ रहा होगा, तो एग्जाम में हमें सारी चीजें रिवाइज नहीं करनी होती, एग्जाम में हमें वो चीजें रिवाइज करनी होती जो हमें अभी नहीं आ रही हैं। तो ये सब जब वहां लिखी होंगी, आप इसको प्रॉपरली रिवाइज कर रहे होगे, एग्जाम में ही आपको एडवांटेज देगी। एक नॉर्मल स्टूडेंट है और एक रिवीजन वाला स्टूडेंट है। नॉर्मल स्टूडेंट को जब आप नया कंसेप्ट पढ़ाते हो तो उसको लगता है वाह बहुत अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन वो 2 दिन के बाद भूल जाता है। एग्जाम के टाइम में उसकी कंडीशन पता है क्या होती है? अरे यार शिट, ये वाला कंसेप्ट पढ़ा था, सर ने क्लास में बताया था, ऐसा था वैसा था, लेकिन अभी नहीं आ रहा है। लेकिन जो बंदा उसको रिवाइज कर रहा होगा ना, उस कंसेप्ट को डेली बेसिस पे रिवाइज कर रहा होगा या वीकली बेसिस पे रिवाइज कर रहा होगा, उसको वो कंसेप्ट तो आता ही होगा। उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, थोड़े से मैनिपुलेट करने वाले क्वेश्चन है, वो भी उसको आते होंगे।
तो ये है मेथड स्पीड का, यानी कि स्पीड एंड प्रिसीजन इनिशिएटर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिन। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो इसको अप्लाई करना शुरू कर दो। आगे हम कम से कम 3-4 फ्रेमवर्क और बताएंगे। अगर आपके कुछ और प्रॉब्लम्स आते हैं जिसके ऊपर आपको फ्रेमवर्क चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गाइस।